हेलो एवरीवन। आज हम एनजीओ के बारे में डिस्कस करेंगे। एनजीओ क्या होता है, सोसाइटी में उनका रोल क्या है और इंडिया में एनजीओ को रेगुलेट करना क्यों ज़रूरी है। एंड में हम चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड भी समझेंगे, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अबाउट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम एनजीओ के बारे में बात करने वाले हैं। एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। द यूनाइटेड नेशन डिफाइंस अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एज एन इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट एंड वॉलंटरी सिटीजन ग्रुप। यूएन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। यूएन के अकॉर्डिंग एनजीओ एक ऐसा ग्रुप होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होता। नॉन प्रॉफिट होता है, मतलब प्रॉफिट कमाना इसका मेन एम नहीं होता। और वॉलंटरी सिटीजन्स ग्रुप होता है, लोग अपनी मर्जी से जुड़ते हैं, ज़बरदस्ती नहीं। डेट इज़ ऑर्गेनाइज्ड ऑन अ लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल। इसका मतलब एनजीओ छोटे लेवल पर भी हो सकता है जैसे लोकल, पूरे देश लेवल पर भी हो सकता है जैसे नेशनल, और इंटरनेशनल लेवल पर भी काम कर सकता है। टू एड्रेस इशूज़ इन सपोर्ट ऑफ द पब्लिक गुड। एनजीओ का काम होता है पब्लिक के भले के लिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इन्वायरमेंट, वुमेन वेलफेयर एक्सेट्रा। द वर्ल्ड बैंक कैटेगरीज एनजीओज आर ऑर्गेनाइजेशंस कमिटेड टू एक्टिविटीज़। अब वर्ल्ड बैंक का क्या व्यू है समझो। वर्ल्ड बैंक कहता है कि एनजीओ वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कुछ स्पेसिफिक सोशल कामों के लिए कमिटेड होती हैं। डेट एलिवेट सफरिंग, जो लोगों का दुख कम करे, जैसे डिजास्टर रिलीफ, गरीबों की मदद। प्रोटेक्ट द पुअर्स इंटरेस्ट, प्रिजर्व द इन्वायरमेंट एंड प्रोवाइड इसेंशियल सोशल सर्विसेज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो गरीब लोगों के हक और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, उनके लिए आवाज़ उठाए। जो इन्वायरमेंट को बचाने का काम करे, जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, क्लीन वाटर। मतलब जो बेसिक सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करे, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी सोसाइटी को आगे बढ़ाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ एनजीओज। अब हम देखेंगे एनजीओज इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, सोसाइटी में उनका रोल क्या है। पॉइंट फर्स्ट, एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का मतलब सोसाइटी के पीछे रह गए लोग, जैसे गरीब वुमेन लेबर्स, बैकवर्ड एरियाज के लोग। एनजीओज अपलिफ्ट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड मार्केट एक्सेस। इसका मतलब एनजीओ इन लोगों को फाइनेंशियल एड देते हैं, पैसों की मदद, एजुकेशन देते हैं, पढ़ाई लिखाई, स्किल डेवलपमेंट कराते हैं, मार्केट एक्सेस देते हैं, अपना प्रोडक्ट बेचने का मौका। फॉर एग्जांपल, सेवा सपोर्ट्स वुमेन लेबर्स वाइल प्रथम इम्प्रूव्स एजुकेशन इन अनप्रिविलेज एरिया। सेवा वुमेन लेबर्स को सपोर्ट करता है, प्रथम गरीब बच्चों की एजुकेशन इंप्रूव करता है। मतलब एनजीओ डायरेक्टली लोगों की लाइफ बेटर बनाते हैं। पॉइंट टू, इनोवेटिंग पॉलिसी मेकिंग। इसका मतलब होता है एनजीओ गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनवाने में भी रोल प्ले करते हैं। एनजीओ ड्राइव एन एडवोकेसी हैज़ लेड टू द क्रिएशन ऑफ इंक्लूसिव गवर्नमेंट स्कीम। एनजीओज ने आवाज़ उठाई, प्रेशर बनाया और इंक्लूसिव स्कीम्स बनाई जो सबके लिए हो। फॉर एग्जाम्पल, एनजीओज वर की इन द आरटीआई एक्ट, एमजी नरेगा एंड फूड सिक्योरिटी। एग्जाम्पल याद रखना, आरटी एक्ट इंफॉर्मेशन का हक, एमजी नरेगा गांव में रोजगार, फूड सिक्योरिटी एक्ट सस्ता राशन। इन लॉज के पीछे एनजीओ का स्ट्रांग रोल रहा है। पॉइंट थर्ड है एक्सटेंडेड आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्सटेंडेड आर्म्स का मतलब गवर्नमेंट के हाथ आगे बढ़ाने वाले। एनजीओज हेल्प इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स स्पेशली इन रिमोट एरियाज। मतलब जहाँ गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं पहुँच पाती, वहाँ एनजीओज प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। से फॉर एग्जांपल, अक्षया पात्र सपोर्ट्स द मिड डे मील स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रेन। अक्षया पात्र मिड डे मील स्कीम के थ्रू स्कूल के बच्चों को खाना देता है। गवर्नमेंट प्लस एनजीओ मिलकर काम करते हैं। पॉइंट फोर, ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स। ब्रिज का मतलब पुल। एनजीओज फोस्टर डायलॉग इंश्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम। मतलब एनजीओ गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच पुल का काम करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स लोगों तक समझाते हैं, इससे स्कीम्स प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट होती हैं। पॉइंट फाइव, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड असिस्टेंस। अब राइट्स और जस्टिस वाला रोल समझो। एनजीओज रेज अवेयरनेस अबाउट राइट्स एंड प्रोवाइड लीगल सपोर्ट टू विक्टिम ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। मतलब एनजीओ लोगों को उनके राइट्स के बारे में जागरूक करते हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन के विक्टिम्स को लीगल हेल्प देते हैं। से फॉर एग्जांपल, एमनेस्टी इंटरनेशनल कैंपेन फॉर ग्लोबल ह्यूमन राइट्स। एमनेस्टी इंटरनेशनल पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए कैंपेन चलाता है।
नेक्स्ट हेडिंग है चैलेंजेस फेस्ड बाय एनजीओज इन इंडिया। अब हम देखेंगे इंडिया में एनजीओज को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। पॉइंट वन, रेगुलेटरी चैलेंजेस। रेगुलेटरी का मतलब लॉज और रूल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स लॉज, फ्रीक्वेंट पॉलिसी चेंजेस एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन फंडिंग हिंडर इफेक्टिव प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। इस लाइन का मतलब है एनजीओ के लिए लॉज बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, पॉलिसीज बार बार चेंज होती रहती हैं, फॉरेन फंडिंग पर रिस्ट्रिक्शन होती है, इसी वजह से एनजीओ अपने प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। से फॉर एग्जांपल ग्रीन पीस इंडियाज रजिस्ट्रेशन वाज कैंसल्ड ड्यू टू एफसीआरए वायलेशन। ग्रीन पीस इंडिया एफसीआरए रूल्स वायलेट करने पर उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई। मतलब गवर्नमेंट रूल का इम्पैक्ट एनजीओज पर डायरेक्टली पड़ता है। पॉइंट टू, फंडिंग कॉन्स्टेंट्स। फंडिंग कॉन्स्टेंट का मतलब पैसों की प्रॉब्लम। ओवर रिलायंस ऑन डोनर फंड्स एंड स्ट्रिजेंट एफसीआरए रेगुलेशन कंबाइंड विद ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न्स लिमिट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका मतलब एनजीओज ज़्यादातर डोनर्स के पैसों पर डिपेंड करते हैं। एफसीआरए के स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं, ग्लोबल लेवल पर इकोनॉमिक स्लोडाउन भी होता है। इन सब से एनजीओ की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वीक हो जाती है। Many grassroots NGOs struggle to scale due to limited funding. ग्रासरूट्स एनजीओज का मतलब जो ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं, छोटे एनजीओज। पैसा कम होने की वजह से वो अपना काम बड़ा नहीं कर पाते, स्केल अप करना मुश्किल हो जाता है। पॉइंट थ्री, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंसी मतलब सब कुछ क्लियर दिखाना और अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी लेना। इंश्योरिंग ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी रिमेन्स डिफिकल्ट। मतलब एनजीओ के लिए ये इंश्योर करना मुश्किल होता है कि उनका काम क्लियर हो, पैसों का प्रॉपर रिकॉर्ड हो। विद सम एनजीओज फेसिंग स्क्रूटनी ओवर फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज एंड मिसमैनेजमेंट। कुछ एनजीओज पर फाइनेंशियल गड़बड़ी, मिसमैनेजमेंट के एलिगेशंस लगते हैं, लीडिंग टू डिक्रीज डोनर कॉन्फिडेंस। इसका रिजल्ट डोनर्स का भरोसा कम हो जाता है, फंडिंग और कम हो जाती है। पॉइंट फोर, पब्लिक डिस्ट्रस्ट। अब पब्लिक ट्रस्ट वाली प्रॉब्लम समझो। एलिगेशंस ऑफ कॉर्पोरेट करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट इन सम हाई प्रोफाइल एनजीओज हैव इरोडेड पब्लिक ट्रस्ट। मतलब कुछ बड़े एनजीओज पर करप्शन मिसमैनेजमेंट के एलिगेशन लगे, इससे पब्लिक का ट्रस्ट टूट गया। डैमेज देयर क्रेडिबिलिटी एंड अफेक्टेड फ्यूचर डोनेशंस। रिजल्ट क्या हुआ, एनजीओज की क्रेडिबिलिटी खराब हो गई, फ्यूचर में डोनेशन कम हो गए। पॉइंट फाइव, टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस। टेक्नोलॉजी वाली प्रॉब्लम समझो। मेनी एनजीओज स्ट्रगल विथ आउटडेटेड टेक्नोलॉजी एंड लैक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत से एनजीओज पुरानी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, डिजिटल सिस्टम नहीं होते, लिमिटिंग देयर ऑपरेशनल रीच एंड इफेक्टिवनेस। इसका इफेक्ट एनजीओज ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाते, उनका काम उतना इफेक्टिव नहीं होता। नेक्स्ट हेडिंग है नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ एनजीओज। अब सवाल ये है कि एनजीओज पर रेगुलेशन जरूरी क्यों है। पॉइंट वन, ट्रांसपेरेंसी। Several NGOs have been blacklisted for financial mismanagement, underscoring the need for a stricter regulatory framework. कई एनजीओज को पैसों की गड़बड़ी, मिसयूज ऑफ फंड्स की वजह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। एनजीओज के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और मॉनिटरिंग जरूरी है ताकि पैसा सही जगह यूज हो। पॉइंट टू, क्रेडिबिलिटी। इंडिया हैज़ नियरली 1 एनजीओ फॉर एवरी 400 पीपल। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इंडिया में हर 400 लोगों पर लगभग एक एनजीओ है, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दोज जेन्युइनली सर्विंग सोशल कॉजेज एंड दोज प्राइमरीली क्रिएटेड टू एसेस गवर्नमेंट ग्रांट्स। प्रॉब्लम क्या है, कौन सच में सोशल वर्क कर रहा है और कौन सी गवर्नमेंट ग्रांट्स लेने के लिए बना है, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए रेगुलेशन जरूरी है। पॉइंट थ्री, कॉम्प्लायंस। Fewer than 10% of India's 30 lakh registered NGOs submit mandatory annual returns। मतलब इंडिया में लगभग 30 लाख एनजीओज रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 10% से भी कम एनजीओज अपनी एनुअल रिपोर्ट फाइनेंशियल रिटर्न सबमिट करते हैं, विच अंडरमाइंस फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। रिजल्ट, पैसों का रिकॉर्ड क्लियर नहीं होता, ट्रांसपेरेंसी खत्म हो जाती है, इसलिए कॉम्प्लायंस इन्फोर्स करना जरूरी है। पॉइंट फोर, डेवलपमेंट हिंड्रेंस। फॉरेन फंडेड एनजीओज हैव ऑब्स्ट्रक्टेड की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मतलब कुछ फॉरेन फंडेड एनजीओज ने माइनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स को रोक दिया, लीडिंग टू अ 2 to 3% रिडक्शन इन जीडीपी एज पर द इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अकॉर्डिंग इस वजह से जीडीपी में 2 to 3% तक नुकसान हुआ, इसलिए फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करना जरूरी है। पॉइंट फाइव, नेशनल सिक्योरिटी। Certain NGOs have been associated with money laundering, organized crime and extremist groups। मतलब कुछ NGOs का लिंक मनी लॉन्ड्रिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से पाया गया।
पोजिंग नेशनल सिक्योरिटी रिस्क, इससे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट होता है, इसलिए एनजीओज का रेगुलेशन और मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हेडिंग है रेगुलेटरी प्रोविजन फॉर एनजीओज इन इंडिया। अब देखते हैं इंडिया में एनजीओज को कौन कौन से लॉज रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सबसेक्शन सी। ये आर्टिकल क्या बोलता है, हर सिटीजन को एसोसिएशन बनाने का राइट है, एनजीओ बनाना भी इसी राइट के अंडर आता है। आर्टिकल 43, इसका मतलब स्टेट को रूरल कॉरपोरेटिव्स प्रमोट करने चाहिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। कंकरेंट लिस्ट एंट्री 28, इसका मतलब स्टेट और सेंटर दोनों चैरिटीज़ और चैरिटेबल इंस्ट्रक्शन पर लॉ बना सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है लीगल फ्रेमवर्क फॉर एनजीओज इन रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब एनजीओ रजिस्टर कैसे होते हैं वो समझो। फर्स्ट, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। ये एक्ट यूज़ होता है जब एनजीओ चैरिटेबल, कल्चरल, एजुकेशनल पर्पज के लिए सोसाइटी के फॉर्म में बनाया जाता है। सेकेंड, इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। जब एनजीओ ट्रस्ट के फॉर्म में बनाया जाता है तो ट्रस्ट डीड होती है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट अप्लाई होता है। थर्ड, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये मॉडर्न और इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, एनजीओ कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर होता है, प्रॉफिट मेंबर्स में डिवाइड नहीं होता, प्रॉफिट सिर्फ सोशल कॉजेज के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हेडिंग फाइनेंशियल रेगुलेशन फॉर एनजीओज इन इंडिया। अब पैसों से रिलेटेड लॉ समझो। फेमा 1999, फेमा मतलब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये एक्ट फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन पेमेंट को रेगुलेट करता है। एक्सटेंडेड इन 2016 टू मॉनिटर फॉरेन कंट्रीब्यूशंस टू एनजीओज। 2016 में इसको एनजीओ पर भी अप्लाई किया गया ताकि फॉरेन मनी पर नज़र रखी जा सके। नेक्स्ट, FCRA 2010। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट है एनजीओ के लिए, रेगुलेट्स फॉरेन फंडिंग टू एनजीओज। FCRA इसका मतलब है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। ये फॉरेन फंडिंग रेगुलेट करता है, इंश्योर करता है कि पैसा अप्रूव्ड पर्पस के लिए ही यूज़ हो। मैंडेट्स रजिस्ट्रेशन विथ रिन्यूअल एवरी 5 ईयर्स। FCRA रजिस्ट्रेशन करनी होती है, हर 5 साल में रिन्यूअल कराना होता है। नेक्स्ट हेडिंग है वे फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन द एनजीओ सेक्टर इन इंडिया। अब हम बात कर रहे हैं एनजीओ में, इंडिया में एनजीओ सेक्टर के को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है। पॉइंट 1, सिंप्लीफाई एनजीओ रेगुलेशंस, इम्प्लीमेंट द विजय कुमार कमिटीज रिकमेंडेशन। मतलब गवर्नमेंट ने विजय कुमार कमेटी बनाई थी जो एनजीओ रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए थी। इम्फेसाइजिंग लाइट रेगुलेशन एंड इस्टेब्लिशिंग ऑन नोडल बॉडी। कमिटी का मेन सजेशन एनजीओज पर ज़्यादा हैवी कंट्रोल ना हो, सिर्फ ज़रूरी रेगुलेशन हो, एक नोडल बॉडी हो। टू स्ट्रीमलाइन एनजीओ गवर्नमेंट इंटरेक्शंस, मतलब एनजीओ और गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन ईजी हो, इधर उधर भटकना ना पड़े। पॉइंट 2, नेशनल एक्रेडिटेशन सिस्टम, इस्टेब्लिश अ सेंट्रलाइज एक्रेडिटेशन बॉडी। मतलब एक सेंट्रल अथॉरिटी हो जो एनजीओ को सर्टिफाई या एक्रेडिट करे। टू इंश्योर इम्प्रूव्ड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड सर्विस डिलीवरी विद एनजीओज। इससे फ़ायदा क्या होगा, एनजीओज का काम बेटर होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, सर्विसेज ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। पॉइंट 3, यूनिफाइड लीगल फ्रेमवर्क, इनेक्ट अ सेंट्रल लॉ फॉर एनजीओज। मतलब एनजीओज के लिए एक सिंगल सेंट्रल लॉ बनाया जाए जो टू एलिमिनेट ओवरलैपिंग स्टेट लेवल रेगुलेशन। अब प्रॉब्लम क्या है, सेंटर के लॉ अलग, स्टेट के रूल्स अलग, इससे कन्फ्यूज़न होता है। एक लॉ होने से क्लैरिटी आएगी, एनजीओज की कंप्लेंट्स का प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। पॉइंट 4, इनहेंस कंसल्टेशन मैकेनिज्म, क्रिएट जॉइंट कंसल्टेटिव फोरम टू इंश्योर कंटिन्यूअस एंड प्रोडक्टिव डायलॉग। मतलब गवर्नमेंट और एनजीओ के जॉइंट फोरम्स बनाए जाएं जो रेगुलर बातचीत हो, सिर्फ पेपर पर नहीं, ग्राउंड रियलिटी पर डिस्कशन हो बिटवीन एनजीओ एंड द गवर्नमेंट एड्रेसिंग शेयर्ड कंसर्न। इससे दोनों साइड के इश्यूज समझे जाएं, कॉन्फ्लिक्ट कम हो, कोऑपरेशन बढ़ेगा। पॉइंट 5, स्ट्रेंथन FCRA, इंश्योर रोबस्ट मॉनिटरिंग ऑफ फॉरेन फंडिंग थ्रू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। मतलब FCRA फॉरेन फंडिंग पर स्ट्रॉन्ग मॉनिटरिंग हो, ये मॉनिटरिंग FCRA एक्ट के थ्रू हो। बैलेंसिंग सिक्योरिटी विद डेवलपमेंट गोल्स, नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो लेकिन जेन्युइन एनजीओ का डेवलपमेंट काम भी ना रुके, बैलेंस बनाना जरूरी है। पॉइंट 6, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, एक्सपेंड एंड इनहेंस प्लेटफॉर्म्स लाइक एनजीओ दर्पण एंड एनजीओ पार्टनरशिप सिस्टम। मतलब एनजीओ दर्पण और एनजीओ पार्टनरशिप सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, इससे एनजीओ का डेटा पब्लिक रहेगा, पैसों और काम की ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, ट्रस्ट वापस आएगा। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन।
NGOs plays a vital role in India's social and development landscape by supporting the marginalized and complementing government efforts. NGO सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली गरीब और वीक लोगों के लिए. However, to ensure credibility, transparency, and national interest, effective regulation and constructive कोलैबोरेशन बिटवीन एनजीओज एंड द गवर्नमेंट आर इसेंशियल. लेकिन उनका काम ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्थी रहे, इसलिए रेगुलेशन जरूरी है. अ बैलेंस्ड अप्रोच विल इनेबल एनजीओज टू कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अगर गवर्नमेंट और एनजीओ मिलकर बैलेंस बना के काम करें तो देश का डेवलपमेंट बेटर और सस्टेनेबल होगा. आज के लिए इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई हो या फिर कोई भी डाउट हो, देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच.